Hello everyone, I am Akanksha Saraswat and welcome you all on my channel Akanksha Sociology Classes, जिसमें हम हिंदी माध्यम से सोशियोलॉजी के अवधारणाओं को समझने का प्रयत्न करते हैं। और आज एक नई अवधारणा जो कि मैक्स वेबर की है, इसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे, जो है आदर्श प्रारूप, आइडियल टाइप्स। आदर्श प्रारूप का जो विकास कैसे हुआ और इसका क्या मीनिंग होता है, अर्थ क्या होता है, इसको हम समझते हैं। तो इसको समझने से पहले हमें एक बात समझनी होगी, जैसे कि मैं हमेशा एक कल्पना कराती हूँ, इमेजिनेशन कराती हूँ। देखिए, हमारा जो समाज है, इसमें जितनी भी चीज़ें आप देखते हो, विवाह है, परिवार है, आप देख सकते हो कि ये परिवर्तनशील है या नहीं। यस, आप देखोगे पिछले 20 सालों में हमारे परिवार के स्वरूप में परिवर्तन आया है। हमारे विवाह के जो पैटर्न है, तरीके हैं, वे बदलते जा रहे हैं। हमारे जो समाज की विशेषताएं हैं, वो डेफिनेटली बदलती जाती हैं। तो ऐसी बदलती हुई परिस्थितियों का हम अध्ययन करें कैसे, ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण समस्या आती है जब हम शोध कार्य करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो मैक्स वेबर ने एक ऐसे आदर्श प्रारूप का प्रयोग किया जिसके माध्यम से हम पुरानी घटनाओं, पुराने जो संस्थाएं हैं, उनकी कुछ विशेषताओं को ले लेते हैं और उन विशेषताओं के आधार पर वर्तमान में जो अध्ययन कर रहे हैं, उन दोनों की तुलना करके हम वास्तविक अवधारणा का अध्ययन करते हैं। और ऐसा जो यंत्र है, ऐसा जो मापन है, उसको हम कहते हैं आदर्श प्रारूप। अब देखते हैं इसका विकास कैसे हुआ। तो मैक्स वेबर ने इसका विकास नहीं किया है, इनसे पूर्व भी डिल्टे, सीमेल जैसे कुछ विचारक रहे जिन्होंने आदर्श प्रारूप का प्रयोग किया। परंतु हम वास्तविक रूप से देखें कि मैक्स वेबर ने इसका विस्तृत रूप से प्रयोग किया। हम आगे देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे प्रयोग किया, जिनको हम पढ़ेंगे। हम एक पढ़ चुके हैं, देखिए, सत्ता के सिद्धांत में उन्होंने आदर्श प्रारूप प्रस्तुत किए, नौकरशाही के सिद्धांत में आदर्श प्रारूप प्रस्तुत किए, और साथ ही साथ उन्होंने एक और उनकी अवधारणा है धर्म का सिद्धांत जो उनका है, उसमें भी उन्होंने आदर्श प्रारूप स्थापित किए हैं, उसके आधार पर अध्ययन किया है। यानी विस्तृत प्रयोग मैक्स वेबर ने किया है आदर्श प्रारूप का, इसीलिए मैक्स वेबर के साथ ही इसको जोड़ा जाता है। ये तो रही विकास की बात कि मैक्स वेबर ने 1904 में सामाजिक घटनाओं को सही प्रकार से समझने के लिए आदर्श प्रारूप को एक मापक, ये ध्यान रखिए, क्या है, ये एक यंत्र है, एक यंत्र के रूप में विकसित किया है, जिसके माध्यम से कि वास्तविक घटनाओं का, जो सामाजिक वैज्ञानिक घटना है, उनका अध्ययन किया जा सके। ठीक है, अब देखते हैं इसका अर्थ क्या आता है। तो मैक्स वेबर ने अर्थ दिया है कि आदर्श प्रारूप वे विशेषताएं होती हैं, ये एक ऐसी विशेषताएं होती हैं जो सामाजिक घटनाओं को स्पष्टीकरण को बनाई जाती हैं। यानी कि सामाजिक घटनाएं होती हैं जो सामाजिक घटनाओं के स्पष्टीकरण के लिए बनाई जाती हैं। जैसे कि मैंने समझाया कि वर्तमान में अगर कोई घटना घटित हुई है, इसका हम प्राचीन काल, कुछ समय पहले की घटना से तुलना करते हैं, उसके बाद में पता लगाते हैं कि हाँ, कितना परिवर्तन आया है। तो ऐसे शोध कार्य के एक मापक के रूप में हम आदर्श प्रारूप को देखते हैं। ये विशेषताएं वास्तविक सामाजिक जीवन से संबंधित हो सकती हैं, हमारे, यानी कि अभी जो घटना घटित हो रही है उससे संबंधित कुछ विशेषताएं हो सकती हैं, या इतिहास से संबंधित कुछ विशेषताएं हो सकती हैं, या फिर हमारे प्रचलित तथ्य होते हैं मानव व्यवहार के, उनसे संबंधित ये हो सकती हैं। उदाहरण के रूप में कैल्विनवाद और प्रोटेस्टेंट धर्म के सिद्धांतों के आदर्श प्रारूप को मैक्स वेबर ने लिया और इन दोनों की तुलना की। जैसे कि हम इनका सिद्धांत आगे पढ़ेंगे, धर्म का सिद्धांत है जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नामक पुस्तक में मैक्स वेबर ने इन दोनों ही धर्मों के आदर्श प्रारूपों के लेकर के इनकी तुलना करी और धर्म का जो क्या प्रभाव रहता है उसको समझाने का प्रयत्न किया है मैक्स वेबर ने। तो मैक्स वेबर ने कई जगह पर आदर्श प्रारूप को प्रयोग किया है। अब देखते हैं आदर्श प्रारूपों की विशेषताएं क्या हैं, ये होती कैसी विशेषताएं। यानी कि हमने तो कह दिया कि कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो हम प्राचीन काल में घटित हुई जो घटनाएं उससे ले लेते हैं और वर्तमान से ले लेते हैं, मानव व्यवहार से ले लेते हैं। तो ऐसी विशेषताएं होती कैसी हैं, ये प्रासंगिक विशेषताओं को ही सम्मिलित करते हैं, अर्थात इसमें समग्र विशेषताएं शामिल नहीं होती कि उस समय परिवार में कैसे लोग रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते, वो सारी चीज़ें नहीं लेनी है। मेन चीज़ लेनी है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा था, कि परिवार, जो अगर हम परिवार की तुलना कर रहे हैं वर्तमान परिवार से, तो पहले जो संयुक्त परिवार था उसका स्ट्रक्चर कैसा था और आज का स्ट्रक्चर कैसा है, सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड नहीं करते, केवल और केवल प्रासंगिक वस्तु विशेषताओं को ही इसमें सम्मिलित करते हैं। ये उपकल्पनाओं के निर्माण के लिए भी एवं यथार्थ को समझने में भी योगदान देती हैं। उपकल्पनाओं का निर्माण मतलब जब हम रिसर्च वर्क करते हैं तो एक ऐसा कथन निर्मित करते हैं जिसकी हम जांच करते हैं अपने समग्र शोध के माध्यम से। जैसे कि हमने मान लिया कि बाल अपराध के लिए गंदी बस्तियां
कारण होती है महत्वपूर्ण। तो हम इस कथन की जांच करते हैं शोध में कि क्या वास्तव में ऐसा होता है। तो ऐसे ही आदर्श प्रारूप के माध्यम से हम उपकल्पनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं आदर्श प्रारूप। तो उपकल्पनाओं का निर्माण कैसे होता है, जब हमारे पास पहले से कुछ पता हो उस चीज़ के बारे में। तो आदर्श प्रारूप वे विशेषताएं जो हमारी उपकल्पना के निर्माण के लिए एक मटेरियल भी प्रदान करती हैं। ठीक है, इनके निर्माण का उद्देश्य क्या होता है? इनका निर्माण का उद्देश्य तुलनात्मक अध्ययन करना होता है। जैसे कि मैंने बताया कि प्राचीन काल की यानी ऐतिहासिक घटनाओं की विशेषताएं वर्तमान घटनाओं की विशेषताओं के आधार पर हम वर्तमान अवधारणाओं को समझने का प्रयत्न करते हैं, अर्थात ये तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करती है। अध्ययन के पश्चात प्रारूप को भी समाप्त कर दिया जाता है। डेफिनेटली जैसे कि उपकल्पना समाप्त हो जाती है जांच के पश्चात, वैसे ही ये आदर्श प्रारूप संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, इनको समाप्त कर दिया जाता है कि अब ये इसका अब काम नहीं रहा है। शोध के बाद जैसे उपकल्पना समाप्त होती है वैसे ही प्रारूप फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वेबर ने अपने आदर्श प्रारूप का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया है ये देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया अपने धर्म के सिद्धांत में जिसमें उन्होंने कैल्विनवाद और प्रोटेस्टेंट एथिक्स दोनों ही धर्मों की विशेषताएं ली और उनकी तुलना की। वैसे मानव व्यवहार से संबंधित आदर्श प्रारूप थे ये नौकरशाही को हम आगे पढ़ेंगे। इसमें भी आदर्श प्रारूप का प्रयोग किया है। और सत्ता के अध्ययन जो हम पढ़ चुके हैं उसकी भी एक आइडल टाइप दिया है कि ऐसी सत्ता होनी चाहिए। तो वो सत्ता के अध्ययन में भी मैक्स वेबर ने अध्ययन किया है। कई बार क्वेश्चन आता है कि कहाँ किन किन क्षेत्रों में मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप का प्रयोग किया। तो ये धर्म का सिद्धांत, नौकरशाही और सत्ता, इन तीनों क्षेत्रों में अध्ययन किया है। और ये क्या करती है, तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करती है, समाप्त हो जाती है और उपकल्पनाओं के निर्माण में सहायक है। और केवल प्रासंगिक विशेषताएं होती हैं, समग्र विशेषताएं नहीं होती। आदर्श प्रारूप के टाइप कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से प्रकार के आदर्श प्रारूप होते हैं? तो ये हैं विशिष्ट ऐतिहासिक तत्वों से संबंधित, यानी पुराने कोई ऐतिहासिक तत्व हैं तो उनका अध्ययन किया जाता है, उनकी कुछ विशेषताएं ले ली जाती हैं। जैसे कि कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंट धर्म, नैतिकता एथिक्स जो है उसको हम आगे पढ़ेंगे। उसकी कुछ विशेषताएं जैसे जांची हैं उन्होंने, इतिहास में क्या था और वर्तमान में क्या है और उसके क्या प्रभाव पड़े हैं ये देखा है उन्होंने, यानी इतिहास से संबंधित होते हैं ये आदर्श प्रारूप। सामाजिक यथार्थ से संबंधित भी होती हैं। इसका तात्पर्य होता है कि वर्तमान में यथार्थ में वर्तमान में क्या चल रहा है। जैसे नौकरशाही व्यवस्था है, इसमें क्या आइडल टाइप होना चाहिए, तो उसके लिए है ये सामाजिक यथार्थ के प्रकार हैं। वैसे ही व्यवहार विशेष से संबंधित आदर्श प्रारूप, यानी किसी व्यक्ति विशेष का जो व्यवहार है उस व्यवहार से संबंधित आदर्श प्रारूप लिए जाते हैं। जैसे कि शक्ति एवं सत्ता से संबंधित आदर्श प्रारूप। इसके क्या लाभ हैं, क्यों आदर्श प्रारूप का निर्माण किया जाता है? तो देखिए, शोध के लिए तुलनात्मक मापनी का तो कार्य करता ही है, जैसे कि हमने समझा है कि तुलनात्मक जरूरी है। घटनाओं को समझने में भी सहायक होता है, कार्यकारिणी संबंधों की व्याख्या करने में सहायक है। जैसे कि हम रिसर्च करते हैं तो कार्यकारिणी संबंधों की व्याख्या करते हैं कि एक किसी भी प्रभाव का क्या कारण है या एक कारण के क्या प्रभाव है, इनकी भी जांच करने में ये हमारा आदर्श प्रारूप काम करता है। तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने में भी काम करता है और घटनाओं को बेहतरीन तरीके से समझने में काम करता है, क्योंकि सामाजिक घटनाएं परिवर्तनशील है और इन परिवर्तनशील घटनाओं में से कुछ विशेषताएं निकाल ली जाती हैं और उन विशेषताओं की तुलना की जाती है कि ऐसा होना चाहिए। हालांकि ये नहीं है कि पूरी तरह से आदर्श प्रारूप की विशेषताओं को ही मैच ही करें या जो आवश्यक ही है, ऐसा नहीं है। केवल ये तुलना करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं आदर्श प्रारूप। ऐसी इसकी आलोचना करी गई है कि शोधकर्ता प्रारूप को वास्तविक मानकर भ्रमित हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि रिसर्च में भी उपकल्पना को पूरा करने का प्रयत्न करता है व्यक्ति और उसको भटक जाता है अपने रास्ते से कि कैसे भी हमारी उपकल्पना सही बैठ जाए। ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि शोधकर्ता आदर्श प्रारूप को पूरा करने का प्रयत्न करता है और भ्रमित हो जाता है। कई बार हम भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे इसका सॉल्यूशन ये है कि ट्रेंड होना चाहिए रिसर्च वर्कर। ऐसे ही दूसरी बात ये आती है कि ये व्यक्तिनिष्ठता की ओर झुकाव रखता है, यानी व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखता है किसी भी वस्तु को सही है या गलत है, वस्तुनिष्ठता के रूप से नहीं देखता। व्यक्ति विशेष का दृष्टिकोण एक तथ्य के विषय में अलग अलग हो सकता है, अतः ये व्यक्तिनिष्ठ पद्धति है, न कि वस्तुनिष्ठ पद्धति। अतः हमारी समझ में आ जाता है कि यह आदर्श प्रारूप क्या होते हैं, क्या इनके लाभ हैं, क्या इनकी विशेषताएं हैं, क्या आलोचनाएं, इनके बारे में पता होना चाहिए था। इसीलिए लेसन बनाया, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है आदर्श प्रारूप से रिलेटेड। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।